Hello and welcome to Confidence Commerce Classes. Myself विवेक गुप्ता। बच्चों हम लोग कंडक्ट कर रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स से चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है डिमांड। बच्चों पिछली वीडियो में हमने इस चैप्टर से पढ़ा था लॉ ऑफ डिमांड, जिसमें हम लोग ने पढ़ा कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस and the amount demanded. That means if the price increases, demand would be decreases, and if the price decreases, demand would be increases. तो बच्चों हमने इस लॉ में पढ़ा था कि प्राइस और डिमांड में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। प्राइस के इंक्रीज करने से डिमांड डिक्रीज कर जाती है, और प्राइस डिक्रीज होने से डिमांड इंक्रीज कर जाती है। ओके, ये चीजें हमने पिछली वीडियो में पढ़ दिया था। तो आज की वीडियो में बच्चों लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? आज का हमारा टॉपिक होगा रीजंस फॉर लॉ ऑफ डिमांड। रीजंस फॉर लॉ ऑफ डिमांड, दैट मींस ये लॉ ऑफ डिमांड प्रैक्टिकल लाइफ में क्यों अप्लाई होता है। दैट मींस बच्चों को यहाँ पर एक्सप्लेन करना है कि ऐसा क्यों होता है कि जब प्राइस इंक्रीज करता है तो डिमांड डिक्रीज कर जाती है, एंड अपोजिट जब प्राइस डिक्रीज करता है तो डिमांड इंक्रीज कर जाती है। तो इसके बिहाइंड रीजंस क्या है, व्हाट्स द लॉजिक, व्हाट्स द रीजन बिहाइंड द लॉ ऑफ डिमांड, ये चीज आज हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। बच्चों ये टॉपिक हमारे एग्जाम में समटाइम इस तरह से भी पूछा गया है कि व्हाई डज द डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, कि जो डिमांड कर्व होता है वो लेफ्ट से राइट की तरफ डाउनवर्ड स्लोप क्यों करता है। बच्चों पिछली वीडियो में हम लोग ने देखा था कि जो डिमांड कर्व होता है वो ऑलवेज डाउनवर्ड स्लोप करता है। इस तरह से जो डिमांड कर्व होता है वो हमेशा लेफ्ट से राइट डाउनवर्ड स्लोप करता है। पर जो इकोनॉमिक्स में जब भी किन्हीं दो चीजों के बीच अपोजिट रिलेशनशिप होता है तो वहां पर जो कर्व होता है ना वो हमेशा डाउनवर्ड स्लोप करता है। तो आप देखिए यहाँ पर प्राइस और डिमांड में इनवर्स रिलेशनशिप होने की वजह से जो डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोप कर रहा है। तो मुझे इस टॉपिक में समझना है कि सर प्राइस और डिमांड में इनवर्स रिलेशनशिप क्यों होता है। यानी प्राइस जब इंक्रीज करता है तो डिमांड डिक्रीज कर जाती है, और प्राइस डिक्रीज करता है तो डिमांड इंक्रीज कर जाती है। इसके पीछे रीजंस क्या है, ऐसा क्यों होता है, ये हमें आज समझना है। तो देखो बच्चों, लॉ ऑफ डिमांड के लिए हमने ये 5 रीजंस आपको दिए। इन 5 वजहों से हमारा लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई होता है। तो देखिए बच्चों ये रीजंस क्या कहते हैं। तो इनमें से जो सबसे मेन रीजन काम करता है दैट इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। बच्चों हम लोग ने पिछले चैप्टर में इस लॉ को पढ़ा था, जिसमें ये बताया गया था कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी व्हेन वी कंज्यूम मोर एंड मोर यूनिट ऑफ अ कमोडिटी आवर मार्जिनल यूटिलिटी विल बी डिक्लाइन फ्रॉम एवरी सक्सेसिव यूनिट्स। किसी प्रोडक्ट को हम लोग जैसे जैसे कंज्यूम करते जाते हैं उसकी सक्सेसिव यूनिट से मिलने वाली जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है वो धीरे धीरे डिक्लाइन करती जाती है। ये बताता है हमको लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो बच्चों अब ये समझना है कि इस लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की वजह से हमारा लॉ ऑफ डिमांड कैसे एप्लीकेबल होता है। तो बच्चों एक बात सोचिए, हम में से हर एक कंज्यूमर किसी प्रोडक्ट के लिए जो प्राइस पेड करता है, डोंट यू थिंक वो उसकी यूटिलिटी के अकॉर्डिंग देता है। किसी प्रोडक्ट के लिए हमारा आप लोग जो प्राइस पेड करते हैं वो उसकी यूटिलिटी के अकॉर्डिंग देते हैं। दैट मीन्स कि अगर कोई प्रोडक्ट हमारे लिए ज़्यादा यूजफुल है, हमको किसी प्रोडक्ट से ज़्यादा यूटिलिटी मिल रही है तो हम उसके लिए हाई प्राइस देने को तैयार हो जाएंगे। वही अपोजिट मान लीजिए किसी प्रोडक्ट से हमको यूटिलिटी कम मिल रही है तो उसके लो प्राइस देंगे। तो बच्चों क्या होता है, जब हम किसी प्रोडक्ट की कम यूनिट को परचेस करते हैं, 1 या 2 यूनिट परचेस करते हैं तो उससे हमारी यूटिलिटी ज़्यादा मिलती है, तो वहाँ पर हम ज़्यादा प्राइस देने को तैयार हो जाते हैं। वहीं अपोजिट जब हम किसी प्रोडक्ट की ज़्यादा क्वांटिटी परचेस करते हैं तो हमें उससे यूटिलिटी कम मिलती है, और जब यूटिलिटी कम मिलती है तो हम प्राइस भी कम देना चाहते हैं। जैसे एग्जाम्पल कहें कि मान लीजिए बच्चों हमें एक पेन परचेस करना है, मुझे केवल एक पेन खरीदना है। तो अगर मुझे एक ही पेन खरीदना है तो सोचिए इससे मिलने वाली जो यूटिलिटी होगी वो हमको ज़्यादा मिलेगी क्योंकि मेरे पास एक ही पेन है।
तो ये इसकी यूटिलिटी ज़्यादा होगी। तो जब इसकी यूटिलिटी ज़्यादा मिलेगी तो इसके लिए प्राइस भी हाई देने को तैयार हो जाएंगे, इसके लिए हाई प्राइस देने को तैयार हो जाएंगे। वहीं अपोजिट मानिए बच्चों कि मान लीजिए मुझे 100 पेन परचेस करना है, मुझे 100 पेन परचेस करना है, तो सोचो 100 पेन अगर मुझे परचेस करना होगा तो हम तभी परचेस करेंगे जबकि हमको लो प्राइस तो मिलेगा। क्यों? क्योंकि अगर मुझे 100 पेन परचेस करना है तो फिर वहां पर हमारी जो यूटिलिटी होगी वो डाउन हो जाएगी, और जब यूटिलिटी डाउन हो जाएगी तो हम प्राइस भी कम देना चाहेंगे। सो दैट्स द रीजन बच्चों कि लो प्राइस पर हाई डिमांड होती है और हाई प्राइस पर लो डिमांड होती है। जब हमको कम यूनिट खरीदना होता है तो हम ज़्यादा प्राइस देने को तैयार हो जाते हैं, अगर हमको ज़्यादा यूनिट खरीदना होता है तो हम लो प्राइस देना चाहते हैं। ठीक है बच्चों, तो लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई होने के पीछे जो सबसे मेन रीजन काम करता है वो होता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ओके, ये था बच्चों फर्स्ट रीजन। अब आते हैं सेकंड रीजन पर। इस सेकंड रीजन क्या कहता है? इनकम इफेक्ट। सेकंड रीजन कह रहा है इनकम इफेक्ट। ये इनकम इफेक्ट क्या होता है बच्चों, जरा इसको समझिए। सोचिएगा कि मार्केट में जब भी किसी प्रोडक्ट का प्राइस डिक्रीज कर जाता है तो सोचो जितने से प्राइस डिक्रीज कर जाता है उतना अमाउंट कंज्यूमर के लिए एक प्रकार की इनकम हो जाती है, कंज्यूमर की इनकम हो जाती है या कहीं कंज्यूमर की सेविंग हो जाती है। तो यहाँ पर इकोनॉमिक्स हमारा ये कहता है कि जब कंज्यूमर को इनकम होती है तो कंज्यूमर क्या करता है, उस इनकम का यूज उस प्रोडक्ट की एक्स्ट्रा क्वांटिटी परचेज करने में करता है, और जिसकी वजह से उस प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में इंक्रीज कर जाती है। जैसे एग्जांपल ले बच्चों कि सपोज करिए हम मार्केट में गए 1 केजी पोटैटो परचेज करने के लिए। अब मुझे मेरे माइंड में ये था कि पोटैटो का जो प्राइस चल रहा है वो होगा मार्केट में 20 रुपीज के जी का। मुझे लग रहा है कि मार्केट में पोटैटो मिलेगा 20 रुपीज के जी, तो 20 रुपीज मैंने अपने पॉकेट में रखा और 1 केजी पोटैटो खरीदने के लिए हम मार्केट में चले गए। और जब मार्केट पहुंचे तो पता ये चला कि मान लीजिए पोटैटो का जो रेट था वो डाउन हो गया है, और अब वो रेट हो गया मान लीजिए जस्ट 10 रुपीज के जी। अब कितना हो गया? 10 रुपीज के जी। तो सोचो बच्चों अगर मैं उतनी ही क्वांटिटी खरीदता हूँ जितना खरीदने आए थे, यानी 1 केजी, तो क्या होगा? अगर मैं 1 केजी ही पोटैटो परचेज करता हूँ तो इसका मतलब ये होगा कि मेरे पास अभी भी 10 रुपीज बचेंगे जो कि हमारी सेविंग हो जाएगी। ओके, तो 10 रुपीज हमारी सेविंग हो रही है। तो यहाँ पर इकोनॉमिक्स ये कहता है कि इस बचे हुए 10 रुपीज को कंज्यूमर क्या करेगा, उस पोटैटो की एक्स्ट्रा क्वांटिटी परचेज करेगा, यानी इस 10 रुपीज से वो 1 केजी पोटैटो और परचेज कर देगा। इस तरह टोटल उसने कितना परचेज कर लिया? 2 केजी। तो सोचिए बच्चों वो परचेज करने आया था 1 केजी और खरीद के जाएगा 2 केजी। तो डोंट यू थिंक पोटैटो की डिमांड मार्केट में बढ़ गई? क्यों बढ़ गई? क्योंकि प्राइस हमारा डिक्रीज किया। तो बच्चों इसी को कहते हैं इनकम इफेक्ट, जो ये कहता है कि जब भी प्राइस रिड्यूस करेगा तो जितने से प्राइस रिड्यूस होता है उतना कंज्यूमर के लिए इनकम हो जाती है, और कंज्यूमर इस इनकम का यूज उस प्रोडक्ट की एक्स्ट्रा क्वांटिटी खरीदने में कर देता है, जिसकी वजह से डिमांड इंक्रीज कर जाती है। दैट्स द रीजन कि लो प्राइस पर हाई डिमांड होती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखो, पॉइंट नंबर 3, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। अब तो ये क्या होता है समझना। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या कहता है कि मार्केट में नॉर्मली जितने भी प्रोडक्ट सेल होते हैं, जितने प्रोडक्ट मार्केट बिकते हैं, हर एक प्रोडक्ट का मार्केट में कोई ना कोई सब्स्टिट्यूट जरूर होता है। तो क्या होता है बच्चों कि जैसे ही किसी प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज करता है तो कंज्यूमर्स क्या करते हैं, वो कॉस्टली वाला प्रोडक्ट जिसका प्राइस बढ़ा है उस कॉस्टली प्रोडक्ट को यूज करना बंद करके उसकी जगह पर दूसरा प्रोडक्ट जिसका प्राइस अभी नहीं बढ़ा है लोग उसको यूज करना स्टार्ट कर देते हैं, और जिसकी वजह से क्या होता है कि जो हाई प्राइस वाला गुड्स है मार्केट में उसकी डिमांड घट जाती है, लो जाती है। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए बच्चों मार्केट में 2 टीवी बिकते हैं, एक है सोनी का टीवी और एक है फिलिप्स टीवी। 2 टीवी सेल होते हैं, सोनी और फिलिप्स। सपोज को दोनों की क्वालिटी, कलर, फीचर्स एवरीथिंग सेम है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल सेम है, और दोनों का प्राइस भी मान लीजिए प्रेजेंट टाइम में सेम है। कितना है?
मान लीजिए 20,000 रुपीज की सोनी टीवी आती है और फिलिप्स टीवी का भी प्राइस 20,000 रुपीज का ही है, दोनों का प्राइस भी सेम है, क्वालिटी भी सेम है। तो क्या है कि मार्केट में मान लीजिए दोनों की डिमांड भी सेम है, 100 पीस हमारा सोनी बिकता है और 100 पीस फिलिप्स भी बिकता है। ओके, अब सोचना बच्चों कि मान लीजिए कि सोनी कंपनी वालों ने अपना प्राइस इंक्रीज कर दिया, सोनी वालों ने अपना प्राइस बढ़ा करके मान लीजिए अब कर दिया 25,000 रुपीज का, लेकिन फिलिप्स वालों ने रेट नहीं बढ़ाया, उनका रेट सेम है, 20,000 रुपीज अभी भी चल रहा है। तो सोचो बच्चों क्या होगा कि जैसे सोनी वाले अपना रेट बढ़ाकर 25,000 रुपीज का करेंगे तो क्या होगा कि बहुत से कंज्यूमर्स जो अभी तक सोनी का टीवी परचेज कर रहे थे, जब वो देखेंगे कि सोनी का रेट बढ़ गया है जबकि फिलिप्स का रेट सेम है, तो वो क्या करेंगे, सोनी टीवी यूज करना बंद करके फिलिप्स का यूज करना स्टार्ट कर देंगे और जिससे क्या होगा कि मार्केट में सोनी की डिमांड घट जाएगी। सो दैट्स द रीजन बच्चों कि जैसे इसका प्राइस इंक्रीज किया डिमांड घट गई। डिमांड क्यों घट गई? क्योंकि लोगों ने इसका सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट यूज करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो इसे बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, इनकम ऑफ द कंज्यूमर्स। इनकम ऑफ द कंज्यूमर्स, ये बहुत सिंपल पॉइंट बच्चों समझना। इनकम ऑफ द कंज्यूमर्स का मतलब क्या हुआ, सॉरी नंबर ऑफ कंज्यूमर का मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ कंज्यूमर्स मींस क्या हुआ कि सोचो बच्चों जब भी मार्केट में किसी प्रोडक्ट का प्राइस लो होता है तो नए नए कंज्यूमर्स मार्केट में उसको परचेज करने के लिए आ जाते हैं, जो अभी तक महंगा होने की वजह से उस प्रोडक्ट को नहीं खरीद रहे थे या नहीं खरीद पा रहे थे। जैसे प्रोडक्ट का प्राइस लो होता है तो फिर वो कस्टमर भी उस प्रोडक्ट को यूज करना स्टार्ट कर देते हैं जो अभी तक नहीं यूज कर रहे थे, और जिसकी वजह से क्या होता है कि उस प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में इंक्रीज कर जाती है। इन अपोजिट जब प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज कर जाता है तो क्या होता है बच्चों कि जो एग्जिस्टिंग कंज्यूमर्स थे जो प्रॉपर्ली उस प्रोडक्ट को यूज कर रहे थे, तो जब प्रोडक्ट का प्राइस महंगा हो गया तो जो एग्जिस्टिंग कंज्यूमर्स थे वो भी उसको यूज करना कम कर देते हैं या बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से प्रोडक्ट की डिमांड घट जाती है। तो नंबर ऑफ कंज्यूमर्स में चेंजेस होने की वजह से भी लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई होता है। ठीक है, कैसे बच्चों, एक अच्छा सा एग्जांपल लेते हैं। एक बार मैंने क्लास में सभी बच्चों से पूछा कि बताइए कितने लोगों के घरों में कार है। मेरी क्लास में 100 बच्चे थे, मुश्किल से 20 बच्चों ने हाथ खड़े किए और कहा सर जी मेरे घरों में कार है। बाकी बच्चे 80 बच्चे उनके घरों में कार नहीं थी, तो वो क्या हो गया, बेकार हो गए। जब कार नहीं तो क्या हो गया, बेकार हो गए। तो मैंने कहा 80 बच्चे बेकार हैं, बाकी 20 बच्चों के पास कार है। तो जो 80 बच्चे थे जो बेकार थे, जिनके पास कार नहीं थी, तो मैंने उनसे पूछा कि बताइए आप लोग कार क्यों नहीं खरीदते। तो उन्होंने बताया सर जी प्राइस कार का भी बहुत ज़्यादा है, उतनी मेरा बजट नहीं है, प्राइस अभी हम अफोर्ड नहीं कर सकते। ओके, तो अब जरा सोचना बच्चों, प्रेजेंट टाइम में मान लीजिए कार का प्राइस कितना है, सपोज करो 3 लाख रुपीज का। ओके, तो अगर ये प्राइस घट जाए और घट के कितना हो जाए, मान लीजिए कि कार का प्राइस घट के कितना हो गया, सपोज करो घट के हो गया 20,000 रुपीज का। कितनी सस्ती कार हो गई, 20,000 रुपीज की कार हो गई। तो सोचो क्या होगा कि जो स्टूडेंट अभी महंगा होने की वजह से कार नहीं खरीद पा रहे थे, तो जैसे कार का प्राइस घटेगा तो वो भी कार खरीदने स्टार्ट कर देंगे ना, और जिससे क्या होगा कि कार की डिमांड मार्केट में इंक्रीज कर जाएगी। सो दैट्स द रीजन बच्चों कि जैसे प्राइस लो हो जाता है, न्यू कंज्यूमर्स विल एंटर इनटू द मार्केट, नए नए कंज्यूमर्स मार्केट में आ जाते हैं, अब वो भी प्रोडक्ट को खरीदना यूज करना स्टार्ट कर देते हैं, और जिससे डिमांड इंक्रीज कर जाती है। सो दैट्स द रीजन ऑफ नंबर ऑफ कंज्यूमर्स। ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट, डिफरेंट यूजेस। डिफरेंट यूजेस बच्चों सोचिए मार्केट में ऐसे बहुत से प्रोडक्ट होते हैं जिनका हम लोग एक से ज्यादा पर्पस में यूज करते हैं, विच आर यूज इन मोर देन वन पर्पस। एक से ज्यादा पर्पस में हम उनका यूज करते हैं। जैसे बहुत सी चीजें, जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ शुगर का, चीनी, शुगर। सोचो बच्चों शुगर को हम लोग कई तरीके से यूज करते हैं। अपने घरों में हम शुगर से टी भी यूज करते हैं, कॉफी भी यूज करते हैं, गर्मियों के टाइम में शरबत लस्सी बनाते हैं, तो शुगर का तो बहुत सही यूज होता है। तो सोचो बच्चों क्या होता है कि जब किसी प्रोडक्ट का प्राइस लो होता है,
तो लोग क्या करते हैं, उस प्रोडक्ट को अननेसेसरी कामों में भी यूज करते हैं, फालतू कामों में यूज करते रहते हैं। उसे चाय भी बना रहे हैं, कॉफी बना रहे हैं, शरबत भी बना रहे हैं, लस्सी बना रहे हैं, ऐसे भी खा जा रहे हैं। तो क्या होगा ना, जब उसका आप अननेसेसरी यूज करना बढ़ा देंगे तो डिमांड बढ़ जाएगी। इसका अपोजिट कि जैसे प्रोडक्ट का प्राइस हाई जाएगा तो फिर लोग क्या करेंगे कि उस प्रोडक्ट को केवल नेसेसरी चीजों में यूज करेंगे, जहां बहुत जरूरी है तभी उसका यूज करेंगे, और अननेसेसरी यूज करना बंद कर देंगे। और जिससे क्या होगा कि प्रोडक्ट की डिमांड घट जाएगी। सो दैट्स द रीजन बच्चों कि लो प्राइस पर हाई डिमांड होती है एंड हाई प्राइस पर लो डिमांड होती है। तो इसके लिए बच्चों मैंने ये 5 रीजंस आपसे डिस्कस किए। ओके, तो ये तो बच्चों रीजंस फॉर लॉ ऑफ डिमांड। तो होप सो आपको मेरी ये वीडियो समझ में आ गई है। तो हम इसे यहाँ पर स्टॉप कर रहे हैं आपसे। गुड डे, थैंक यू।